यूपीएससी टॉपर्स मॉक टेस्ट सीरीज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपके पहले नंबर का क्वेश्चन शो हो रहा है। अपशिष्ट निस्तारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से खुले छेपण की तुलना में स्वच्छ भूमि राव का लाभ है या फिर के लाभ है। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें कौन कौन सा लाभ है। देखिए पहला है, यह दहन के कारण होने वाला वायु प्रदूषण से मुक्त है। दूसरा, स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाती है क्योंकि स्वच्छ भूमि भराव में चूहे, मधुमक्खियां एवं कीट प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तीसरा, यह सामान्यतः आग लगाने के जोखिमों से मुक्त होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपका ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है सभी के सभी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो इस क्वेश्चन की चलिए हम व्याख्या कर लेते हैं। आपको अगर थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपकी व्याख्या से हो रही है। स्वच्छ भूमि भराव सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए परेशानी अथवा जोखिम उत्पन्न किए बिना भूमि पर अपशिष्ट निस्तारण का एक तरीका है। अपशिष्ट को बांधकर भूमि भराव स्थल पर छेपित जिसको डंप कर दिया जाता है तथा कीटों एवं कृतक जीवों चूहों को भूमि भराव स्थल में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रतिदिन मिट्टी से ढक दिया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, अपशिष्ट निस्तारण ऐसी भूमि में किया जाता है जो पहले से ही अनुपयुक्त हो चुकी है। क्या है? उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त हो चुकी है या पुनः स्थापन की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसमें तीसरा पॉइंट देखिए, खुले में छेपण ओपनिंग डंपिंग की तुलना में जो स्वच्छ भूमि भराव के निम्नलिखित लाभ है। यह दहन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से मुक्त होता है। उसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वास्थ्य समस्या कम हो जाती है क्योंकि भूमि भराव में अपशिष्ट के मिट्टी से ढकने होने कारण यह मक्खियाँ, चूहे, अन्य कीट प्रजनन नहीं कर सकते। यह सामान्यतः आग लगने के जोखिम से मुक्त होता है। हालांकि पिछले वर्ष गोवा में सोनसोड़ो स्थित स्वच्छ भूमि भराव में आग लग गई थी। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्क्रीन पर देखिए अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन शो हो रहा है। वर्ष 1923 में गठित ली मिशन का उद्देश्य था। पहला, राष्ट्र प्रेस पर सेंसरशिप आरोपित करना। दूसरा, सिविल सेवा में भारतीयों की भर्ती प्रणालियों की जांच करना। सी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना। डी, देश में शिक्षा प्रगति की समीक्षा करना। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। अगर आपको थोड़ी सी और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों के सहयोग की अपनी घोषित नीति का अनुसरण करते हुए वर्ष 1923 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। इसका कार्य संगठन में भारतीयों के साथ साथ यूरोपियों की भर्ती प्रक्रिया और सेवाओं की सामान्य स्थिति में जांच करना था। भारत में इसे उच्च सिविल सेवाओं पर गठित रॉयल आयोग के रूप में जाना जाता था। इसीलिए विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन शो हो रहा है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विजयनगर के रायों को लोकप्रिय रूप से अश्वपति या घोड़ों के स्वामी कहा जाता था। दूसरा, कुदीरई चेट्टी घोड़ों के व्यापार में संलग्न व्यापारियों के स्थानीय समूह थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है न तो 1 नहीं 2। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। विजयनगर के राजाओं ने अपने समकालीन शासकों से, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। दूसरा पॉइंट इसी में देखिए, विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे।
विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तान को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। यह 15वीं शताब्दी में उड़ीसा में एक शक्तिशाली शासक वंश का नाम था, इसीलिए कथन एक यहाँ पर सही नहीं है। उसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चूंकि उस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना का आधारित होता था, इसीलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशियाई घोड़ों से उसका आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, और वे इन विनिमय में भी भाग लेते थे। वर्ष 1498 में कुछ और लोग पट्टल में उभर कर आए, और ये और कोई नहीं थे, ये पुर्तगाल थे, जो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामूहिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग में उन्हें इस काल की उलझी हुई जो राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। इसलिए कथन 2 जो यहाँ पर सही है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा जो कथन 2 सही हो जाएगा और ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए, आपके 4th नंबर का क्वेश्चन शो हो रहा है। असहयोग आंदोलन के विरोध में सहयोग विरोधी संघ की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन नंबर ए है मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर 2 है सांप्रदायिक समूह और संगठन, ऑप्शन नंबर सी है बॉम्बे के बड़े व्यवसाय, ऑप्शन नंबर डी है साम्यवादी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। असहयोग या खिलाफ आंदोलन 1920-1921 के विरोध के वर्ष में जो 1920 में बॉम्बे के बड़े व्यापारियों द्वारा असहयोग विरोधी संघ की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? बॉम्बे के बड़े व्यापारियों द्वारा असहयोग विरोधी संघ की शुरुआत की गई थी। अब इसकी जो स्थापना है वो जमुना दास द्वारकादास, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, कोवास जी जहांगीर, फिरोज सेठन और शीतलवाड़ ने की थी। इसी में दूसरा पॉइंट देखिए, बॉम्बे के व्यापारियों को लगा था कि यह आंदोलन उन श्रमिक हड़तालों को प्रोत्साहित करेगा जो बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के पूर्व अवसरों पर हिंसक हो गई थी। इसीलिए विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की हमारी सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट जो क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो पहला जो कथन है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव का अधिकार केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है। दूसरा कथन इसी में देखिए, भाषा लिपि या संस्कृत के संरक्षण का अधिकार केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आपका ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों ही कथन, और ऑप्शन डी है न तो 1 न ही 2। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। कथन 1 सही नहीं है। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी अनुभाग को धार्मिक और परोपकारी उद्देश्य के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा। इस प्रकार यह केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। यहाँ पे उसके बाद जो हमारा कथन 2 है, पॉइंट 2 है, वो देखिए, कथन 2 सही नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि उस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, जैसा कि प्रायः माना जाता है। इस अनुच्छेद में नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यकों
और बहुसंख्यकों दोनों से है। इस तरह हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। न तो एक सही है न ही दो, दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन पे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हम हमारे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। और आप अगर फेसबुक में इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तब भी इस चैनल को फॉलो कर लीजिए।